हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, यानी क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे पाठ यानी अध्याय नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए के अंतर्गत हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे। अब हमको आज पढ़ना है कि संसद की क्या भूमिका है, हमें संसद क्यों चाहिए। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जनता का प्रतिनिधित्व चाहिए, जनता की हिस्सेदारी चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के हिसाब से काम करे, ये जनता की मांगों के अनुरूप ही काम करे। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो संसद हम बनाते हैं इसकी भूमिका क्या होती है और किन किन क्षेत्र में ये अच्छा काम करती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखते हैं कि संसद की भूमिका क्या होती है। सबसे पहली बात, भारतीय जो संसद है वो लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। इसका मतलब क्या है? भारत की जो संसद है, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है कि लोकतंत्र में लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, स्वयं लोग एमएलए और एमपी यानी सांसद का चुनाव करते हैं और यही सांसद मिलकर के भारत की संसद का निर्माण करते हैं। तो भारतीय संसद जो है ये लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत की जनता की आस्था का प्रतीक है। लोगों की आस्था लोकतंत्र में है, लोगों की आस्था उस बात में है कि हम सरकार वैसी ही बनाएंगे जो हम चाहते हैं। तो जो लोग चाहते हैं वही लोग इस संसद में बैठते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भारतीय संसद लोकतांत्रिक सिद्धांतों में लोगों की यानी जनता की आस्था का प्रतीक है। हमारी आस्था जुड़ी हुई संसद, हमें संसद का सम्मान भी करना चाहिए। दोस्तों, यह करता क्या है संसद? यह शासन निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहमति व हिस्सेदारी पर आधारित है। मतलब जो संसद बनाई जाती है ये शासन करती, संसद में ही कुछ लोग होते हैं जो सरकार बनाते हैं। कुछ लोग कौन होते हैं? वो लोग जिनके पास बहुमत होता है वो संसद में सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद पूरे देश में शासन करते हैं। और शासन करने के साथ साथ निर्णय की जो प्रक्रिया होती है, एक तो शासन भी हो रहा देश में और निर्णय भी ले रहे। निर्णय मतलब कानून बनाना। कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की सहमति और हिस्सेदारी पर आधारित है। तो संसद में जनता की सहमति कैसे आती है, जनता की हिस्सेदारी संसद से कैसे जुड़ी है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके क्षेत्र से जो सांसद गया हुआ है वो संसद में बैठेगा और अलग अलग क्षेत्रों से जो सांसद मिलकर गए हैं वो संसद में बैठेंगे। टोटल इंडिया में सांसदों की संख्या दोस्तों, लोकसभा में इतने लोग बैठते हैं 543 लोग। ये 543 लोग करते क्या है? ये 543 लोग मिल करके हमारे देश में संसद चलाते हैं, लोकसभा चलाते हैं। अब इन्हीं में से कुछ लोग क्या बनते हैं? सरकार बनाते हैं। जिनके पास बहुमत होता है वो सरकार बनता है। अब सरकार क्या लेती है? निर्णय लेती है, फैसले लेती है, कानून बनाती है। लेकिन जब एक कानून बनाती है तो 543 लोगों में से जो लोग दूसरे बचे हुए हैं जो सरकार में नहीं है, वो उस सरकार को अच्छा कानून बनाने के लिए मदद करती है या खराब कानून बनाने से रोकती है। तो ये सब क्या है? वो लोग हमने ही तो चुने हैं। तो हमारी सहमति के बाद ही वो सब लोग निर्णय करने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री कोई भी कानून तभी बना पाता है जब प्रधानमंत्री को हमने बनाया हो। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री भारत में है जिसको जनता ने नहीं चुना हो? हर एक व्यक्ति वही है जिसको जनता चुन करके भेजती है। हमारे देश में निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा ही संसद का निर्माण होता है। बिना चुनाव के संसद बन ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है देश में। क्यों? क्योंकि वयस्क मताधिकार तो हमारे पास में है। तो कुल मिलाकर के निर्णय और शासन की प्रक्रिया में जनता की सहमति और हिस्सेदारी पर आधारित है हमारा संसद। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब कई साल तक क्या था कि 1950 से लेकर के 1982, 1922, 1982, 84 तक क्या था, तब तक देश में इतनी ज़्यादा टेलीविज़न नहीं थी, लोगों के पास इतना ज़्यादा समाचार पत्रों से भी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे। गरीबी और बेरोजगारी और अशिक्षा, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा थी देश में। लेकिन क्या किया कि इंदिरा गांधी ने 1984 में पहली बार ये बोला कि संसद चूँकि लोगों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनका व्यक्ति उनके बारे में क्या बोल रहा है। आपके सांसद को आप लाइव देखो ना तो अच्छा लगता है कि यार हमारे एरिया का लोग बोल रहे हैं। आजकल तो लोग फिर भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी लोगों के मन में रहती है कि यार आज संसद में क्या हुआ होगा, चलो देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूरदर्शन चैनल जो था उस पर इन्होंने
लाइव प्रसारण शुरू कर दिया कि आज से संसद का लाइव प्रसारण शुरू होगा दूरदर्शन पर, और अब सब लोग सीधे संसद की कार्यवाही सुन सकते हैं कि हमारा देश के नेता किस तरह से बोलते हैं, क्या होता है संसद में। तो कितना अच्छा, अब इस तरीके से भी हमने ये बता दिया, संसद जिम्मेदार हो गई अब, और ये बता दिया कि लोग जो चुन करके आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी क्यों, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधि होता है ना। अब जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए क्या बोल रहा है ये पता ही नहीं चला तो फिर क्या मतलब होता है। इस वजह से 1984 से हमारी संसद का लाइव चलता है, और आज भी आप देख सकते हैं संसद टीवी करके हमारे यहाँ आता है। पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी था, संसद टीवी आप खोलोगे ना तो आपको दिन भर में कार्यवाही दिखाई देगी, कौन सी कार्यवाही क्या चल रही है, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, दिन भर की कार्यवाही सुन सकते हैं। एक दिन फुर्सत में बैठ करके संसद की कार्यवाही जरूर सुनिएगा कि कैसे कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। लोकसभा क्या होती है, पहली बात तो है कि जो संसद भवन आप देख रहे हैं, इस संसद भवन में पहले नीचे वाला जो माला होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर बैठती है संसद, और सेकंड फ्लोर पर जो ऊपर वाले माले में बैठती है राज्यसभा। तो संसद में जो नीचे बैठती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा का चुनाव जो है विधानसभा के जैसे ही होता है, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब जनता वोट करती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें प्रथम खंबा छूने वाली मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, लोग वोट देते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सांसद बन जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव विधानसभा की तरह होते हैं, विधानसभा की तरह होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक 5 साल में होंगे, लोकसभा से हर 5 साल में चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते रहते हैं। फिर आप सोचोगे सर कभी कभार तो ऐसा सुना था कि 2-2.5 साल में भी चुनाव हो गए। तो सामान्यतः लोकसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सरकार गिर जाती है, कभी कभार सरकार के पास बहुमत नहीं होता है और सरकार गिर जाती है, तो सरकारें खुद बोलती है कि भाई चुनाव करवाइए, नई सरकार बन नहीं पा रही है। किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होता है, सरकार नहीं बन पाएगी ना, तो कभी कभार सरकार गिर जाती है। इस वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि बहुमत न होने की वजह से चुनाव जो है वो 1 साल के अंदर भी हो गए, 2-2 बार, 2 साल 2.5 साल में भी हुए, 5 साल में नॉर्मली चुनाव होते। तो जो प्रक्रिया में बस वो बता रहा हूँ कि चुनाव कितने साल में होते, प्रत्येक 5 साल में चुनाव होते। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, बहुत सारे मतलब कितने, 543। देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और इन 543 निर्वाचन क्षेत्र में से कौन खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं। ये उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। ये उम्मीदवार में से अब हो सकता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में से 10-10, 15-15, 20-20 लोग भी खड़े हो जाए, या हो सकता है या 2 लोग 5 लोग भी खड़े हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि एक ही आदमी खड़ा हुआ, किसी और को खड़े ही नहीं होना दिया गया, तो वो बिना चुनाव के जीत जाता है। कभी आपने सोचा है कि चुनाव का मतलब क्या होता है। मान लो आपकी कक्षा है, हर एक क्लास में मॉनिटर तो होता है ना दोस्तों, ये तो आप समझते हैं। मॉनिटर कौन होता है, जो क्लास को रन करता है, मतलब मॉनिटर सरकार, प्रतिनिधि आपका। आपकी क्लास में कोई भी समस्या, पंखा नहीं चल रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है या बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो टीचर से या मैनेजमेंट से कंप्लेन करने के लिए कौन जाएगा, हर एक विद्यार्थी नहीं जा सकता। आपकी क्लास का सारा काम किसको सौंप के रखा हो, उस मॉनिटर को, वो आपका प्रतिनिधि है। उसका चुनाव आपने कैसे किया, हो सकता है इसको डायरेक्ट बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन मान लो बड़ी क्लास है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या होता है कि 2 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में कि भाई मुझे मॉनिटर बनना है। एक बोलता है मुझे भी बनना है, मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ। एक बोलता है मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। एक बोलता है आप भले अच्छा पढ़ते हो लेकिन मैं क्लास को संभाल सकता हूँ, सारे लोग मेरी बात मानते हैं। तो क्या बोला गया कि टीचर ने बोला कि चलो ये 2 लोग खड़े हुए हैं, इन 2 लोगों में से आपको वोट डालना है। सबको चिट्ठी लिख के कौन किसको वोट डालना चाहे, चिट्ठियों को पढ़ेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, मॉनिटर बन जाता है। सेम वही चीज़ होती है। तो लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसे होता है कि जब प्रतिनिधि खड़े होते हैं तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। निर्वाचन समझ में आ गया। मान लो कि चुनाव कराना है आपकी क्लास में मॉनिटर के, अब एक ही व्यक्ति खड़ा हो, बाकी खड़े ही नहीं हुए। किसी ने बोला, किसी ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की, हो सकता है वो दबंग हो या जो भी हो। अब टीचर क्या बोलेगा, जब एक ही खड़ा है तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है, यही होगा विजेता। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि किसी क्षेत्र में एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है किसी जगह चुनाव के लिए। जब एक ही कैंडिडेट, एक ही उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा होता है तो तब चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव डबल हो गए, चुनाव होते नहीं है और वो व्यक्ति जो है वही जीत जाता है। उसको बोलते हैं निर्विरोध, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति को भारत में अगर कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव ऐसे जीत जाता है ना बिना किसी चुनाव के, या ऐसा व्यक्ति जो एमएलए बनता है जिसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो सरकार ऐसे लोगों को अवार्ड देती है कि आपने हमारा कितना पैसा बचा लिया। अगर आपके साथ दूसरे लोग भी खड़े होते हैं तो हम लोग सबको लोगों के लिए पोलिंग बूथ तैयार करते हैं। हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनको वहाँ पर रखते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी उनको वोट के लिए वहाँ रखते हैं। सभी लोगों को प्रचार करना पड़ता, बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपया खर्च हो जाता।
ऐसे में आपने हमारे करोड़ों रुपए बचा लिए, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए की राशि इनाम में देती है। ऐसा सरकार कर सकती है, ऐसा होता है। सरकार नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन करती है। तो दोस्तों कितना अच्छा होता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है, इवन राष्ट्रपति के चुनाव में भी ऐसा हुआ था एक बार कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ, उसके सामने कोई खड़े ही नहीं हुए, वो अकेले ही जीत गया, बिना चुनाव के जीत गया। किसी ने वोट ही नहीं डाला, क्यों? क्योंकि सब उसके साथ सहमति से थे, दूसरा विपरीत खड़ा ही नहीं हुआ। उस व्यक्ति का नाम था नीलम संजीव रेड्डी, जो हमारा देश के राष्ट्रपति थे। दोस्तों कितने इंटरेस्टिंग बात है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो समझिएगा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके संसद में भेजा जाता है। एक व्यक्ति चुन गया, जिसको जिताया आपने, वो कहाँ जाएगा? वो सीधे जाकर बैठेगा लोकसभा में। उसको हम लोग बोलेंगे सांसद। कौन सा सांसद? लोकसभा सांसद। क्योंकि सांसद दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकसभा सांसद, दूसरा होता है राज्यसभा सांसद। दोनों को सांसद बोलते हैं। जिसको हम चुनते हैं वो लोकसभा सांसद होता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। हर एक उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी से खड़ा होता है। इसका मतलब नहीं कि हर व्यक्ति पार्टी का ही हो। कोई कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, आपको पहले पार्टी का टिकट लेना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिला नहीं है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? स्वतंत्र चुनाव लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकता है। निर्दलीय बोलते हैं उसको, बिना किसी दल का। तो ज़्यादातर उम्मीदवार राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी होते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि निर्दलीय तो जीतेगा नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है इंडिया में जो निर्दलीय हर बार जीत करके आते हैं, क्योंकि वो लोग पार्टी को देखकर वोट नहीं करते, उस व्यक्ति की छवि को देखकर वोट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन जानबूझ के पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, ऐसे में व्यक्ति जीत गया, क्योंकि उसको वहाँ के लोग उसको जानते हैं कि ये भला आदमी अच्छा काम करेगा। तो लोग के पास इतनी पावर है ना कि किसी पार्टी के होते हुए भी, भले ही आपके देश में बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपके एरिया में निर्दलीय भी विधायक बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमको उस व्यक्ति को वोट देना है ना, हमें बाकी से मतलब नहीं, हमको उस व्यक्ति पर ध्यान देना है कि कौन सा अच्छा व्यक्ति चाहिए। जितना अच्छा व्यक्ति चुन करके भेजोगे संसद में, वो आपके क्षेत्र में अच्छा काम करवाएगा। ऐसे होता है। चुने गए उम्मीदवार को हम लोग सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। बहुत सिंपल सा लॉजिकल दोस्तों लोकसभा के चुनाव का, हर 5 साल में हो रही है तो हम समझते ही हैं। अब आर्टिकल भी लिख दूं मैं, हो सकता है कि आपको ध्यान रहे लोकसभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। मैं अनुच्छेद भी लिखता चला जाऊंगा, हो सकता है आपको कभी कभार याद करने में ये आसानी हो। अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद जो है ये आपको मिलेगा 81 नंबर के अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, तो समझिएगा। हर 5 साल में चुनाव होता है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव मतलब केंद्र सरकार का चुनाव, मोदी साहब का चुनाव। आपको पता है दोस्तों, जब आप वोट डालते हो, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 2024 में वापस से चुनाव होने वाले सरकार के, मोदी साहब का जो कार्यकाल है ना, सब मोदी सरकार का, मोदी साहब का क्या, मोदी सरकार का कार्यकाल होता है। मोदी सरकार का कार्यकाल 2019 से 2024 तक था। 2024 में दोबारा से चुनाव होंगे। तो क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो मोदी साहब को सीधे वोट दे सकते हैं? क्या हम लोग प्रधानमंत्री को वोट कर सकते हैं? हम प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते हैं, हम वोट करते हैं लोकसभा के सांसद को। ये लोकसभा के सांसद में से जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होंगे वही लोग मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है उसको समझते हैं। जरा पहले समझ लेते हैं कि संसद में आते कौन कौन है। संसद में आते हैं आपके राष्ट्रपति जी। संसद का आर्टिकल भी लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद जो है 79 में संसद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 80 बोलता है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 81 बोलता है लोकसभा के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं संसद मतलब होता क्या है। संसद मतलब 3 चीज़ों को मिला के संसद बोलते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को मिला दो तो क्या कहलाएगा, संसद इसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी। दोस्तों आराम से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही पेचीदी चीज़ है। एक बार दिमाग में घुस गई तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे चुनाव दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, लोकसभा का मान लो चुनाव हो गया, तो चुनाव के बाद क्या होता है। मान लो 2024 का आने वाला इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शन ले लूँ, मैं 2019 का ले लेता हूँ जो हुआ अभी रिसेंटली। 2019 का लोकसभा चुनाव तो हो गया। चुनाव होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है किस पार्टी को कितने वोट मिले। जैसे बीजेपी जो पार्टी है ना, इसको मान लो 330 सीटें मिली, 300 से भी ऊपर सीट मिल गई।
क्या होता है कि बीजेपी के साथ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हमेशा के लिए जुड़ी रहती हैं, उनको भी जोड़ के बोला जाता है कि इतनी सीटें मिल गई। मान लो 330 सीटें मिल गई। बीजेपी के बाद कांग्रेस है, कांग्रेस को 44 सीट मिली, ठीक है। बाकी सीटें जो है छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके टोटल सीटें पूरी होती है हमारी 543। अब क्या होता है, चुनाव बनने के बाद क्या होता है, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है। सरकार कौन बनाएगी, जो निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा में जितने रिजल्ट के बाद जो सीटें आई है ना, उसमें देखते हैं कि किसको बहुमत मिला है। तो बहुमत क्या है, बहुमत मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आज आपकी क्लास में एक गेम खेलने वाले हैं, लेकिन हमारे पास 2 गेम के ऑप्शन हैं। अब आप तय करेंगे कौन सा गेम खेलेंगे। एक हमने बोला कि आज हम लोग या तो क्रिकेट खेलेंगे या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो आप सब में से हाथ खड़े करके बताइए कि क्रिकेट खेलना चाहिए कि फुटबॉल खेलना चाहिए। जिसका बहुमत होगा वही खेलेंगे। बहुमत का मतलब होता है ज़्यादा हाथ जिसके लिए खड़े होंगे वो क्रिकेट खेलेंगे। तो हम लोग मतलब या तो क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे। तो मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब 60 बच्चों ने बोला कि हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, और 40 बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बोलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। 40 बच्चे बोल रहे हैं फुटबॉल खेलेंगे और 60 बच्चे बोल रहे हैं क्रिकेट खेलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 100 बच्चे हैं उनका बहुमत कितना हुआ। बहुमत मतलब होता है कुल संख्या का 1/2, टोटल संख्या में 2 का भाग दे दो। अब 2 का भाग दे दिया मतलब कितना है, 50 आया, प्लस 1 करना पड़ेगा तभी तो बहुमत आएगा। तो 50 से एक भी ज़्यादा बच्चों ने अगर क्रिकेट के लिए हाथ खड़ा किया ना तो क्रिकेट ही खेलेंगे, फुटबॉल के लिए हाथ खड़ा किया तो फुटबॉल ही खेलेंगे। 51 लोग चाहिए। वैसे हम लोग देखते हैं संसद में क्या होता है, बहुमत कितना होगा, बहुमत होगा टोटल सीट कितने पर पास 543, इसमें 2 का भाग दोगे आप, प्लस 1 करना पड़ेगा, एक ज़्यादा। तो बहुमत जो है वो कितना है, 272 सीटें आनी चाहिए। 272, 272 सीट क्या होगी, बहुमत होगी। अब जिस भी पार्टी के पास 272 सीट आ जाएगी वो क्या बनाएगी, वो सरकार बन जाएगी, ठीक है। टोटल सीटें कितनी है, 543, इसका बहुमत कितना है, 272। अब देखते हैं कैसे, ये देखिए जरा, 2019 के चुनाव में बीजेपी को कितने मिले, 330 मिले, और बहुमत के लिए कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 चाहिए। तो कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो तय है। इसलिए मोदी साहब की सरकार 2019 में बन गई। समझ में आ गया आपको। तो चुनाव होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, ये देखा जाता है कि किस पार्टी को, रिजल्ट जब आता है ना चुनाव का, भयंकर, उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे कि देश में माहौल बन गया है, त्यौहार चल रहा है, दिन भर देखते रहते हैं, ये जीता ये हारा, ये जीता ये हारा, दिन भर न्यूज़ वाले बताते हैं। हमको बड़ा इंटरेस्ट लगता है, और अपने आपके घर में पिताजी दादाजी भी दिन भर वही देखते हैं, क्योंकि उनको बड़ा इंटरेस्ट है। क्यों देखते हैं, क्योंकि वो आपका भविष्य है। 5 साल में आने वाली सरकार क्या काम करेगी वो आपका भविष्य, इसलिए आपको चुनाव रिजल्ट पर ध्यान तो देना होगा। अब चुनाव रिजल्ट में आप देखोगे कि यार कौन सा बहुमत जीत रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, और शाम आते आते पता चल जाता है कि किसकी पार्टी को बहुमत है, वही सरकार बनेगी, और वो खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, ढोल नगाड़ा बजाए जाते हैं, सब हम देखते हैं। तो हुआ क्या, हुआ है कि 272 जिसको मिल गया उसकी सरकार बन गई। और बहुमत का विरोध करने वाले जो अपोजिशन में होते हैं, जिसको विपक्षी दल बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना कांग्रेस के पास कितनी थी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस ही, जिसके पास में खाली 44 सीटें थी। अब ये कांग्रेस के अलावा बहुत सारी पार्टियां, इंडिया में इतनी पार्टियां, मैं भी आपको बताऊंगा, एक इलेक्शन का रिजल्ट भी आपको बताऊंगा। इतनी सारी पार्टियां हैं दोस्तों देश में कि सारी पार्टियों में 2, 4, 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट, ऐसी बहुत सारी सीटें आएंगी। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी वो तो बनाएगी, वो तो कहलाएगी विपक्षी दल। और उन सब पार्टियों को भी विपक्ष में रखा जाएगा जो सरकार के खिलाफ है, यानी जो बहुमत वाली जो बीजेपी पार्टी है ना, उसके अलावा जितनी भी पार्टी है वो सब क्या कहलाएगी, वो सब विरोध करने वाले सब विपक्षी दल होंगे, विपक्षी दल सब कहलाएंगे। लेकिन विपक्ष पार्टी जो होगी वो एक ही कोई होती है जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आई हो, सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आई हो बहुमत वाली सरकार के बाद। जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस विपक्ष में बैठती है। इसके आगे मैं बताऊंगा कि बहुमत किसको विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है, ये तो समझ में आ गया। कभी कभार क्या होता है, अच्छा राष्ट्रीय सरकार का चुनाव भी हो गया, बहुमत भी हो गया, 272 सीटें हमारे पास में हैं, वो आगे बीजेपी के पास। अब क्या होगा, अब ये होगा कि बीजेपी के सभी लोग शपथ तो सभी लोग लेंगे। शपथ लेने के बाद सरकार बनती है। सरकार कैसे बनती है, सरकार ऐसे बनती है कि सरकार में होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होता है, बीजेपी के वो 330 लोग जो आपने अभी देखे ना, सीटें कितनी मिली बीजेपी को, मान लो मिले 330 लोग। अभी तक प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है। अब इन 330 लोगों की एक मीटिंग होगी, खुद बीजेपी पार्टी मीटिंग करेगी।
अब क्या होगा, बीजेपी की इस मीटिंग में ये तय होगा कि जो बीजेपी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी अध्यक्ष हो, जैसे अमित शाह अध्यक्ष थे पहले, अभी जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, वो अनाउंस करता है, वो बोलता है, घोषणा करता है कि मैं अध्यक्ष हूँ इस बीजेपी का और मैं अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ। अगर नरेंद्र मोदी के अलावा आप में से कोई भी लोग किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो आइए और उसका नाम प्रस्तावित कर दीजिए। मान लो किसी और व्यक्ति ने आकर के बोला कि भाई मैं नरेंद्र मोदी के बजाय इन साहब को बनाना चाहता हूँ, तो 2 लोग हो गए। जब 2 लोग हो गए तो 330 लोगों को वोटिंग करना पड़ती है कि भाई किसको सहमति देना है। तो ज़्यादा लोग जिसकी तरफ होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही व्यक्ति चुना जाता है, जैसे बोल दिया अमित शाह ने 2019 में कि मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा। कोई इसके विपक्ष में कोई बात करना चाह रहा है तो किसी ने नहीं बोला, सबने बोला कि हम इनके साथ में हैं, सब लोग उनके साथ में हैं, तो प्रधानमंत्री के दावेदार कौन हो गए, मोदी साहब प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए। ये सिस्टम होता है दोस्तों, आप समझ में आ गया। अब क्या हुआ, मोदी साहब तो बन गए, लेकिन मोदी साहब क्या करते हैं, अपने साथ कुछ लोगों का चुनाव भी करते हैं। इन सबको मिला करके कुछ लोग को चुनाव करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री सब मिल करके कहलाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका वो जो कानून को लागू करती हैं, देश का काम का शासन व्यवस्था संभालती है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कानून बनाना, और कार्यपालिका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, लोकसभा का कानून बनाना और कार्यपालिका का निर्माण करना है। कार्यपालिका भी यहीं से तो बनती है, बहुमत वाले दल की। जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही हो, प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है, मैं भी चर्चा करूंगा उसकी। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, जो संसद होती है वो कानून बनाती है, लेकिन कार्यपालिका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति जी भी आते हैं इसमें, ये कानून को लागू करवाते हैं। विधायिका के साथ मिलकर काम करती है। हमने सरकार के 3 अंग पढ़े थे ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब हो गया प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब कार्यपालिका में आता है। विधायिका में हमने पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा, ये विधायिका में आती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर के ये कार्यपालिका काम करती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कानून बनाओगे ना, जब भी कानून लागू करोगे, सरकार जो भी काम करवाएगी, तो क्वेश्चन पूछने के लिए, तो क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तो लोकसभा राज्यसभा में जाना पड़ेगा, तो मिलजुल के काम करती है। अक्सर सरकार शब्द का इस्तेमाल कार्यपालिका के लिए करते हैं। कार्यपालिका को ही लोग दोस्त सरकार बोलते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, केवल इसी को सरकार बोलते हैं। पूरी बीजेपी के 330 लोगों को सरकार नहीं बोलेंगे, वो ये जरूर बोलेंगे कि हमारी सरकार है, लेकिन सरकार मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, बस इसी को सरकार बोलते हैं। समझ में आ गया? अक्सर सरकार शब्द का इस्तेमाल कार्यपालिका के लिए होता है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन बनता है, मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री वो बनता है जिसकी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बहुमत हासिल हो। बहुमत मतलब 272 सीटें या उससे ज़्यादा हासिल हो, जैसे कि बीजेपी के पास वर्तमान में है। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? बहुमत वाले दल का नेता ही बनता है। तो जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुखिया भी होता है। लोकसभा में जो सत्ताधारी, जिसके पास पावर है, उसी का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, उसका मुखिया होता है, सब काम उसी के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री अपने ही दल में से, यानी बीजेपी में से ही सांसदों को मंत्री पद के लिए चुनता है। जो दूसरे सांसद होते हैं उनको मंत्री बनाता है। कौन बनाता है? खुद प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? कुछ सांसद बहुत इतने इंटेलिजेंट होते हैं जो देश की मंत्रालय को संभाल सकते हैं। दोस्तों, देश में अलग अलग मंत्रालय, जैसे वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खाद्य एवं सुरक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऐसे अलग अलग कई सारे मंत्रालय हैं। तो सभी मंत्रालय को एक एक मंत्रियों को सौंप दिया जाता है, लेकिन वो मंत्री कौन होंगे ये डिसाइड करने वाला कौन? खुद प्रधानमंत्री होता है। भले ही यहाँ पर शब्द लिखा है कि मंत्री पद के लिए चुनता है। चुनता है मतलब ये मंत्री बनेंगे, लेकिन बनाता नहीं है। यहाँ पर हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शब्द लिखा है ना, शब्द जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ। पीएम अपने दल में से सांसदों को मंत्री पद के लिए चुनता है। मान लो किसी व्यक्ति को चुन लिया, मान लो अमित शाह, जिनका नाम आप जानते हो, केवल मैंने उन्हीं का नाम यहाँ पर रखूंगा। जैसे अमित शाह है, मान लो अमित शाह को ने चुना कि भाई मैं आपको गृह मंत्री बनाऊंगा, ठीक है। तो वो बनाएंगे नहीं, वो बनाने के लिए चुनते हैं कि भाई आप बनेंगे। अब वो क्या करेंगे? पीएम साहब जाएंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी को बोलेंगे कि मैं अमित शाह को गृह मंत्री बनाना चाहता हूं, तो आप गृह मंत्री बना दीजिए। तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अमित शाह को गृह मंत्री पद की शपथ दिला देंगे। समझ में आया? तो प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं।
भले ही वो बोल दे कि सत्ताधारी दल वाले बीजेपी वाले कि हमारे मुख्य प्रधानमंत्री खुद मोदी जी होंगे, तो बीजेपी वाले ने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद शपथ तो दिलाएगा ना, उसको चुनना तो पड़ेगा ना, अपॉइंट तो करना पड़ेगा। तो उनकी नियुक्ति कौन करते? राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते। राष्ट्रपति के पास हर एक व्यक्ति की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। तो क्या होता है, अमित शाह को पीएम ने बोला कि अमित शाह को हम बनाएंगे गृह मंत्री, तो पीएम ने बोला राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी ने उनको गृह मंत्री का पद सौंप दिया। ऐसे अलग अलग मंत्री पद के लिए वो चुनते हैं कि इनको ये बनाएंगे, लेकिन बनाता कौन है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ये कंफ्यूजन दूर करना है, क्योंकि चुनने का मतलब निर्वाचन करना या नियुक्त करना नहीं। नियुक्ति शब्द जो है वो राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ है। नियुक्ति प्रधानमंत्री कभी किसी की नहीं कर सकता है, वो करवा सकते हैं नियुक्ति, वो चुनते हैं नियुक्ति के लिए। समझ गए आप? तो चुनना और नियुक्ति करना अलग अलग है। आगे समझते हैं। जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मंत्री परिषद कहलाते हैं, ये जितने भी मंत्री जो है ना, मंत्री पद के लिए मंत्री चुने जाते हैं, ये सब मंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम है मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद बनती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसमें लगभग 80 के आसपास, 70-80 के बीच में लोग रहते हैं इसमें। 70 लोग, 80 लोग, कभी कभार 82-83 भी हो जाते हैं। मैक्सिमम 82-83 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। रूल है, वो रूल मैं बताऊंगा आपको आगे जब हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, रेल मंत्री और विदेश मंत्री, खाद्य कपड़ा मंत्री, बहुत सारे मंत्री हो सकते हैं। तो ये सारे मंत्री लोग मिलकर के मंत्री परिषद बनाते हैं, और मंत्री परिषद देश की कहलाती क्या? इसी मंत्री परिषद को, जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका। यही हमारी सरकार होती है, इसी को अक्सर हम लोग कार्यपालिका भी बोल देते हैं, और यही होती है आपकी क्या? सरकार होती है। इस प्रकार बन गया ना सरकार। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हो रहा है, समझ में आ गया? प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 75 पढ़ोगे ना आप, तो प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ है। और ये मंत्री परिषद है ना, इसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 74। अब ये करती क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते क्या है? राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देते हैं। राष्ट्रपति को किसी भी मामले में, बिल में साइन करना है कि नहीं करना है, राष्ट्रपति को हर चीज़ में सलाह देते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बगैर कोई काम नहीं करता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मंत्री परिषद तो बहुत अहम है, सबसे पावरफुल इसलिए प्रधानमंत्री हो जाते हैं। राष्ट्रीय सरकार का जब चुनाव करना होता है तो एक बड़ी दिक्कत कभी कभार आ जाती है। कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है किसी पार्टी को ये सीटें ना मिले, 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। मान लो किसी भी पार्टी को चुनाव में 272 सीटें ना मिले तो क्या होगा? तब आती है हमारी नई सरकार, जिसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार मतलब मिलजुल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, और आपके पास क्या है? आपके पास गाड़ी नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है, और आपका दोस्त है जिसके पास गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल का पैसा नहीं है। तो आप दोनों ने बोला कि जाना दोनों को एक ही जगह, तो एक काम करते हैं ना, मेरे पास पैसा, मैं पेट्रोल डलाऊंगा, आपके पास गाड़ी है, आप ले चलो। तो दोनों ने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया, और अपने स्कूल या कॉलेज या जहाँ जाना है वहाँ पहुँच गए। तो इसी को बोलते हैं अपना शासन चलाने के लिए, जब अलग अलग राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए गठबंधन करके इस आंकड़े को पार कर ले, तो उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। समझ में आ गया आपको? भारत में कई बार पार्टियों को बहुमत नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है कि उनको दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करता है, जो कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है कितना? 272। ऐसी स्थिति में कई दल मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं। एक से ज्यादा दल आपस में मिल जाते हैं और मिलकर के वो 272 का आंकड़ा छू लिया और बता देते राष्ट्रपति जी को कि भाई हमारे पास बहुमत है, ये पार्टी हमारे साथ में है, तो हम जीत में है। तो उसी को क्या बना देते हैं? सरकार बना देते हैं। वही गठबंधन की सरकार होती है। जैसे कि दोस्तों 2009 में बनी सरकार, मैं भी आपको 2009 की सरकार की कहानी सुनाऊंगा। मैं उसमें बताऊंगा आपको चार्ट के माध्यम से, अभी रिजल्ट भी बताऊंगा आपको कि देखो रिजल्ट क्या हुआ था, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए था, कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। तो गठबंधन समझ में आ गया आपको? कई बार दोस्तों हमारे देश में गठबंधन की सरकार बनी है, बहुमत की सरकार भी आई है, लेकिन गठबंधन की सरकार भी कई बार बनी है। क्यों? क्योंकि कई बार पार्टियों को 273 सीटें, 72 सीटें मिली नहीं है। इस वजह से हमारे देश में गठबंधन की सरकार जो है उसको कई बार हमने मौका दिया है सरकार बनाने का। और ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं होती, बहुत अच्छा काम भी करती है। दोस्तों आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? उन्होंने भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी साथ के साथ में 23 पार्टियों ने, 23 अलग अलग राजनीतिक दल ने मिलकर के सरकार बनाई थी। तो कितनी बड़ी बहुमत वो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 2009 में बनी सरकार का।
2009 में ऐसी कौन सी सरकार बन गई थी? 2009 में जो सरकार बनी थी उसके जो प्रधानमंत्री थे, आपने नाम जरूर सुना होगा, पीएम जो थे, प्रधानमंत्री, बहुत फेमस प्रधानमंत्री हैं, हालांकि वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन दोस्तों एक गठबंधन की सरकार थी 2009 में। गठबंधन की सरकार, अगर आपको 2009 की पता नहीं है तो अब मैं आपके सामने वो आंकड़े खोलने वाला हूँ, वो रिजल्ट खोलने वाला हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब रिजल्ट से हमको क्या पता चलता है, जैसे ये चार्ट आपके सामने आ गया, ये पूरा चार्ट उस गठबंधन सरकार का है जो 2009 में बनी थी। 2009 के रिजल्ट का एक छोटा सा यहाँ पर है। अब देखिए 2009 का जो रिजल्ट हुआ इसमें क्या मिला। सरकार बनने के लिए कितने चाहिए? 272। अब 272 ढूंढ लो और बोल दो वही सरकार बनेगी। ये मिला हमको 21। देखिए एक एक करके पार्टियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, कभी कभार पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे पहली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बोलते हैं बसपा। दोस्तों मायावती का नाम सुना है ना, इसी की है वो। 21 सीटें मिली उनको। तो क्या 21 सीट में सरकार बन जाएगी? सरकार तो बनेगी 272 में। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं, उसको मिली थी 116 सीटें। 116 सीटें तो बहुत कम है दोस्तों, आधी भी नहीं लेके आए वो, तो नहीं बनेगी सरकार। उसके बाद मिलती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 4 सीटें मिली। क्या बनाएंगे आप, क्या करेंगे? बैठो रहो चुपचाप। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी 2 है इंडिया में, इसलिए एक होती है मार्क्सवादी और एक होती है नॉर्मल कम्युनिस्ट पार्टी। 16 सीटें मिली। फिर आती है नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं ना, उसको मिले थे 2009 में 206 सीटें। दोस्तों 272 तो नहीं मिले, लेकिन 206 तो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी किसी को मिले 9, फिर किसी को मिले 4, फिर तो बाकी छोटी छोटी पार्टियाँ जैसे AIDM के 9, ये 2 मिले, 19 मिले, 14, 18, 3, 20 मिले। जनता पार्टी, जनता दल को 20 मिले, फिर 2 पार्ट मिले। इधर पे देखोगे तो आपके पास ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। एक ये 23 मिले हैं जो कि समाजवादी पार्टी को मिले हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी पार्टी को अच्छी सीटें मिली थी। बाकी सब थोड़ा थोड़ा करके ले आए। ऐसे टोटल सीटें कितनी होगी? 543। अब देश पूरा बढ़ गया सीटों में, सीटें का रिजल्ट भी आ गया। अब दिक्कत ये हो रही है कि सरकार कौन बनाएगा। अब आ गई बात किसकी? गठबंधन की। अब इस समय 2 पार्टियां सरकार बना सकती। कैसे बना सकती? या तो कांग्रेस जो 206 है, कांग्रेस के पास 206 है, उसमें वो किसी पार्टी को ऐड कर ले, जोड़ ले कि 272 तक पहुंच जाए। बहुत आसान होगा उसके लिए। भाई बहुजन समाज पार्टी उसके साथ में आ जाएगी, समाजवादी पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको ले जाओ आप और 272 की सीट अर्जित कर लो, क्योंकि आपके साथ 209 सीटें आ गई ना। तो ऐसे गठबंधन हो सकता है। या फिर बीजेपी भी वो कर सकती है। बीजेपी के पास 116 सीटें हैं। अब 206 के अलावा जितनी भी पार्टियां सारी मिलके बीजेपी को सपोर्ट कर देते तो बीजेपी की सरकार भी क्या हो जाती? बन जाती। बहुत आसान था। लेकिन इतनी पार्टियों को एक साथ मिलाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम था, जबकि कांग्रेस ने जल्द ही दूसरी पार्टियों को मिला करके 2009 में वो 272 का आंकड़ा हासिल कर लिया और 2009 में सरकार बन गई थी मनमोहन सिंह साहब की सरकार। दूसरी बार बनी थी, उससे पहले भी 2004 के चुनाव में दोबारा जीत गए थे वो, तो वो ये दूसरी बार बनी थी मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में। दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग गठबंधन की सरकार, जहाँ एक पार्टी को, किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो जो सारी पार्टियां उनमें से कुछ पार्टियां उस बड़ी वाली पार्टी को सपोर्ट करेगी और वो दिखा देगी कि भाई हाँ हमारे पास सपोर्ट है, ये 272 सीटें आ गई, सरकार बना लेगी। अब इसमें विपक्ष दल में कौन होगा? जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, जैसे बीजेपी, 100 से ऊपर कोई भी नहीं दिख रहा है आपको, इवन 25 से भी बड़ी कोई दिख नहीं रही है, तो बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी को बनाया गया था विपक्ष। बीजेपी विपक्ष की सरकार में बैठी थी। विपक्ष की नेता शायद मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज वगैरह जो बनी थी, विपक्ष में बैठ गई और विपक्ष से सरकार को नियंत्रित कर रही है। फिर मामला बदला 2014 में। 2014 में मोदी साहब की लहर में कांग्रेस का सब सूपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस चली गई विपक्ष में और मोदी साहब की सरकार बीजेपी आ गई पक्ष में, और उनको तो बहुमत मिला, ये तो मिला ही नहीं, बहुमत मिल गया उनको, 273 सीटों से ज़्यादा मिल गई, 72 से ज़्यादा मिल गई। तो इस प्रकार उन्होंने बना ली सरकार। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है दोस्तों? 80। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पहली बात तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें चुनाव में वोट कौन करते हैं? सभी राज्यों के एमएलए। हर एक राज्य में अलग अलग सीटें दी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें ना हम लोग,
मध्य प्रदेश में राज्यसभा में टोटल 11 सीट है। अब इन 11 सीट में हमारे राज्य के 230 एमएलए हैं मध्य प्रदेश में। ये 230 एमएलए इन 11 लोगों के लिए इन 11 सीटों पर क्या करेंगे, वोट डालेंगे और ये 11 लोग जाकर के राज्यसभा में बैठेंगे मध्य प्रदेश की तरफ से। ऐसे हर राज्य के अलग अलग लोग होंगे। इसका मतलब जितने भी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जितने भी राज्यसभा के मेंबर होंगे, वो सब किसका प्रतिनिधि करेंगे, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यों से आते सब, क्योंकि राज्यों के एमएलए उसको चुनते हैं ना। बहुत सिंपल सी बात है। राज्यसभा कोई भी कानून का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कोई भी कानून बनाना ना देश के लिए संसद बनाती है। संसद मतलब क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो अब इसमें तय करना है कि वो कानून की शुरुआत कहाँ से होगी। तो दोस्तों कहीं से भी हो सकती है, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। तो राज्यसभा कोई भी कानून का प्रस्ताव पारित कर सकती है, अपने यहाँ से पारित करके और पेश करके लोकसभा में भेज सकती है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियाँ हैं। किसी भी विधेयक के पारित होने में राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई लोकसभा में भले ही मोदी साहब के पास लोकसभा में बहुमत हो, लेकिन राज्यसभा से बिल पास किए बिना क्या कानून बन सकता है। कानून बनने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना जरूरी है। अगर एक पे भी पास नहीं हुआ तो पास नहीं माना जाएगा। दोनों में पारित होकर के वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कानून जो है कानून का रूप लेगा ही नहीं, तब तक कानून नहीं बनेगा। तो पूरी प्रक्रिया करनी है। उस प्रक्रिया में राज्यसभा का रोल बराबर का है दोस्तों। राज्यसभा भी पास करेगी तभी। तो किसी भी विधेयक के पारित होने में राज्यसभा की मंजूरी बहुत आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा भी करते हैं। मान लो लोकसभा ने कोई कानून बना दिए, लोकसभा ने कोई कानून पेश किया और पारित करके राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा ऐसे कानूनों की समीक्षा करता है। समीक्षा मतलब आलोचना करता है कि ये कानून में ये गलतियाँ हम पारित नहीं करेंगे। तो राज्यसभा लोकसभा पर क्या कर रहा है, नियंत्रण दे रहा है, अंकुश लगा रहा है। राज्यसभा के चुनाव विधानसभा के सदस्य करते अप्रत्यक्ष चुनाव। जो मैंने अभी आपको बताया, एमएलए करते, विधानसभा के सदस्य एमएलए होते, विधायक करते दोस्तों, जिनको आपने चुना। राज्यसभा के टोटल सदस्य जो है 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। वे सदस्य 233 होते हैं जिसे विधायक चुनते हैं। बाकी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब निर्वाचित और मनोनीत में अंतर क्या होता है, बहुत आराम से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 233 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं जिसको विधायक खुद चुन करके भेजते हैं। 12 लोग कौन होते हैं, मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है नाम से उनको बुला लिया कि आप आ जाओ। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है, मैं मॉनिटर पे आ जाता हूँ वापस से। आपकी कक्षा में एक मॉनिटर बनाना है, तो क्या 2 लोग खड़े हो गए। अब 2 लोगों में का आपको चुनाव करना है, किसको वोट देना है। जिसको ज़्यादा वोट पड़े वो क्या हो गया, आपका मॉनिटर बन गया। लेकिन उस मॉनिटर को आपने चुनाव के द्वारा चुना है, तो वो मॉनिटर क्या कहलाएगा, निर्वाचित मॉनिटर। तो वो क्या हो गया, वो निर्वाचित हो गया। लेकिन मान लो क्लास का टीचर आके बोल रहे हैं कि कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लास का टीचर हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं इसी एक आदमी को बनाना चाहता हूँ। तो बिना चुनाव के उसी एक आदमी को चुन लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, मनोनीत। तो मनोनीत का मतलब होता है बिना निर्वाचन के सीधे चुन करके आना। राष्ट्रपति जी 12 लोगों को राज्यसभा में ऐसे ही लाते हैं जिनका चुनाव नहीं होता है। सीधा राष्ट्रपति जी नाम से बुला देते हैं कि ये लोग आएंगे। तो वो लोग कौन होते हैं भाई, ऐसे एरे गेरे को तो नहीं ला सकते। ये 12 जो मनोनीत लोग होते हैं वो कौन होते हैं, या तो वो विज्ञान के क्षेत्र से हो, कोई वैज्ञानिक हो, या कला के क्षेत्र में कोई कलाकार हो, या साहित्य के क्षेत्र में कोई साहित्यकार हो, साहित्य, या समाज सेवी हो, कोई बड़ा सा बेचारा अच्छा इंसान हो जिसने समाज में सेवा की हो। तो देखो ये 4 जगह हैं। इन चारों में से कोई एक योग्यता रखने वाला व्यक्ति 12 लोगों में मनोनीत हो जाता है। कोई मान लो कलाकार ही आ गया, मान लो अमिताभ बच्चन साहब है, उनको ले आए। मान लो सचिन तेंदुलकर साहब है, उनको ले आए। कोई भी कलाकार ले। वैज्ञानिक, विज्ञान में कोई वैज्ञानिक, आपके दिमाग में कोई वैज्ञानिक का नाम चल रहा है, उसी को उठा के ले आए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का, उसको उठा लाए। साहित्य के क्षेत्र में जिसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखा है, साहित्यकार है कोई जो समाज में बहुत सारी अच्छी अच्छी धारणाएं फैला रहा है, उनको ले आते। समाज सेवा करने वाले जैसे कैलाश सत्यार्थी साहब है, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला है, समाज सेवा की है, ऐसे बहुत सारे समाज सेवी देश में हैं, उनको ले आओ। तो ऐसे 12 लोग राज्यसभा में सीधे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। लेकिन वो कहाँ से होते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि राज्यसभा की भूमिका क्या है।
बिना राज्यसभा में पास किए कोई बिल पास नहीं होगा। राज्यसभा से कोई भी बिल पेश कर सकते, शुरू कर सकते, किसी भी बिल को पारित करना है राज्यसभा में शुरू कर दो, हो जाएगा। वहाँ हो गया, लोकसभा में जाएगा, वहाँ भी हो गया। लोकसभा से जो बिल पारित होकर आता है उसकी आलोचना भी कर सकता है राज्यसभा। इस प्रकार राज्यसभा लोकसभा पर अंकुश रखता है। साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, राज्यसभा के लोग, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलए यानी विधायक करता है अप्रत्यक्ष तौर पर। यहाँ पर समझ में आ गया आपको। राज्यसभा का कार्यकाल भी बता दूं आपको, यहाँ कार्यकाल की बात नहीं हो रही। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, जैसे हर कितने साल में चुनाव होते हैं वहाँ पर, लोकसभा में 5 साल में, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल हो गया। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है दोस्तों। लेकिन एक खास बात है इसमें, राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 2 साल में होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो आगे चलकर हम लोग राज्यसभा के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे डीप में, तो मैं ज़रूर इसमें बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि राज्यसभा के चुनाव प्रत्येक 5 साल में नहीं होते, 2 साल में होते। लेकिन राज्यसभा के एक व्यक्ति अगर चुन के आया है ना, तो कितने साल तक रहेगा? 6 साल तक रहेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचो कि 2 साल में चुनाव हो रहा है तो 2 साल होना चाहिए, 6 साल क्यों हो रहा है? अभी आप इसको रट लीजिए, इसको समझाऊंगा मैं जब जरूरत पड़ेगी तब। अभी समझाऊंगा तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है जितना हमें एनसीईआरटी बोल रही है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद की भूमिका क्या होती है? संसद की भूमिका यह है सरकार पर नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना है, जानकारी लेना, सब उसका काम होता है संसद का। संसद करती क्या है? नियंत्रण करने के लिए संसद क्या होता है? संसद में सरकार पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज लाई गई, उसका नाम है प्रश्नकाल। नाम से जाहिर है प्रश्नकाल, काल मतलब समय, ऐसा समय जिसमें केवल क्या हो रहा है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न समझ काल जो होता है, ये पहला 1 घंटा जो होता है ना संसद का, संसद जो शुरू होती है वो शुरू होती है 11 बजे से। 11 बजे के बाद का जो 11 से 12 बजे का जो समय होता है ना, 1 घंटा, इस पहले 1 घंटे में संसद सत्र के अंदर सबसे पहला समय होता है। और इसी 1 घंटे में होता क्या है? सरकार, समझ लो सरकार क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कौन पूछते हैं? विपक्ष दल वाले पूछते हैं, कभी कभार अपने ही पक्ष वाले भी पूछ लेते हैं। तो विपक्ष वाले सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न पूछते हैं इस 1 घंटे में, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रश्नकाल। ये लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, रोज होता है। जब जब संसद की बैठक होती है तब तक होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या कामकाज कर रही है सरकार, ये सारी जानकारी हासिल करते हैं। संसद प्रश्नकाल के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। संसद जो है प्रश्नकाल, प्रश्न पूछ के कार्यपालिका जो काम कर रही है उसको सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि गलत काम करेंगे तो ये लोग प्रश्न पूछेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा, और लोग हमारा जवाब सुन रहे हैं क्योंकि 1984 से लाइव चल रहा है, लोग देखेंगे। ठीक है, इसके द्वारा सरकार को की खामियों को पता चलता है। इन प्रश्नकाल के दौरान ही सरकार को अपनी खामियों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, सरकार को खामियां आगे, सरकार को लग रहा है कि यार ये गलती हो गई, हमसे अपोजिशन वाले समझा रहे हैं, तो कभी कभार सरकार अपनी गलतियों को भी पहचान लेती है, तो अच्छा काम है ना। तो ये क्या हो गया? नियंत्रण करना सरकार पर, सरकार को मार्गदर्शन देना, सही दिशा दिखाना। अतः सरकार को जनता की राय जानने का मौका मिलता है सांसदों के माध्यम से। सांसद क्यों कौन होते हैं? हमारे प्रतिनिधि होते हैं। हमारी समस्या को सरकार तक कौन पहुंचाते हैं? सांसद पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूं कि सरकार को हमारी परेशानियां कैसे पता चलेगी? सांसद के माध्यम से। अतः सरकार को जनता की राय जानने का मौका मिलता है सांसदों के माध्यम से। बात समझ में आ गई दोस्तों? कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्रश्नकाल। तो समझा दोस्तों आपने यहाँ पर कि राज्यसभा प्रश्नकाल की क्या भूमिका है, प्रश्नकाल में होता क्या है। प्रश्नकाल में सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा ना कि सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न में भी आपके इसमें थोड़ा सा दिया, प्रश्नकाल को थोड़ा सा मैं सही कर दूं आपको। जैसे कि मान लो किसी सांसद को प्रश्न पूछना है, 11 से 12 बजे के बीच में टाइम रहता है। मान लो राहुल गांधी जी को प्रश्न पूछना है, पहली बार मैं जी लगा रहा हूँ,
राहुल गांधी जी को एक प्रश्न पूछना है मोदी साहब से, ठीक है। तो उनको प्रश्न पूछना है, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है, उनके पास ऑप्शन है कि क्या वे उस प्रश्न का उत्तर जो मोदी साहब से चाहते हैं वो लिखित रूप में चाहते हैं कि वो लिख करके दे दे बस आंसर, या अगर वो चाहते हैं कि प्रश्न का उत्तर मोदी जी खुद आकर के पार्लियामेंट के सबके सामने दे। दो ऑप्शन है। तो अगर उनको चाहिए उसका उत्तर मौखिक, मौखिक मतलब पार्लियामेंट में आके खुद प्रधानमंत्री जी दे, तो आपको उस प्रश्न के ऊपर लगाना पड़ेगा स्टार। उस प्रश्न के सामने राहुल गांधी जी को क्या लगाना पड़ेगा, स्टार लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग तारांकित प्रश्न। क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न, क्योंकि आपने तारा लगा दिया तो वो आकर के खुद मौखिक रूप से जवाब देंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी को खुद के पर्सनली कुछ चाहिए, लिखित रूप में चाहिए आंसर, वो नहीं चाहते किसी और को बताए, खाली मोदी जी उनको आके बोल दें, तो लिखित रूप में चाहिए, तो इसमें उनको तारा नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न को बोलेंगे अतारांकित, जिसमें तारा नहीं लगाया गया। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि मोदी साहब उसका जवाब कैसे दें। और समझ में आ गया। प्रश्न काल में दो तरह के प्रश्न नॉर्मली पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। कितना सिंपल सा हुआ, अगर मौखिक आंसर चाहिए तो तारांकित प्रश्न होगा, लिखित आंसर चाहिए तो अतारांकित प्रश्न होगा। लेकिन दोस्तों कम से कम 10 दिन पहले क्वेश्चन भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ पूछ लिया, मोदी साहब के पास इतना थोड़ा डेटा होता है कि हाथों हाथ बोल दे कि हाँ भाई आओ प्रश्न पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। 10 दिन पहले कम से कम भेजना पड़ता है, और मोदी साहब लिखित में देते हैं कि इस डेट को आगे जवाब दूंगा, और बाकायदा डेटा उठा करके सब कुछ देख के क्या उत्तर सही होना चाहिए, फिर वो अपने पास उत्तर लेके आते हैं और सबको बताते हैं। ये एक्चुअल में प्रोसीजर होती है। तो ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तुरंत जवाब दिया, तुरंत जवाब नहीं दिया जाता, जवाब कुछ दिन बाद दिया जाता है। जब प्रश्न भेजा पहले 10 दिन के अंदर भेजना पड़ेगा, और 10 दिन से कम नोटिस होना चाहिए। 10 दिन से कम समय में आप पूछोगे तो वो दूसरे तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रश्नकाल में ये दो क्वेश्चन है, तारांकित और अतारांकित। सरकार से उनके कामकाज के बारे में सांसद प्रश्न करते हैं, उसी को बोलते प्रश्नकाल। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने और जानकारी देने के पीछे विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। विपक्षी दल होते क्या है, पहली बात मैं आपको तो विपक्ष क्या होता है। विपक्ष मतलब होता है बहुमत, जो जिसके पास है ना बहुमत वाली दल, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सत्ता वाली सरकार। जिसके पास बहुमत है उसको तो हम लोग बोलेंगे सरकार। बहुमत के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी क्या कहलाती है, विपक्षी दल। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल कहलाती है। लेकिन उसके लिए रूल है दोस्तों, उसके लिए नियम है। और रूल क्या है, कम से कम 10% सीट लाएं। अगर 10% सीट नहीं लाए ना, टोटल लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, आप बोलोगे सर इतनी है, इसका 10% मतलब 55 सीट। 55 सीट जिस पार्टी को मिलेगी, 55 से ज़्यादा, दूसरी पार्टी सरकार के अलावा, वो बनेगी विपक्षी दल, उसको बोलेंगे विपक्ष की पार्टी। अब मैं आपसे पूछूं 2019 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली, कांग्रेस विपक्ष पार्टी में नहीं आना चाहिए, कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा, विपक्षी दल है ही नहीं वो। लेकिन फिर भी चाहे तो सरकार चाहे तो बोल दे चलो ठीक है आप विपक्ष में बैठ जाओ, जब कोई है ही नहीं 10% वाला तो सरकार खुद बैठा देती है, वो अलग बात है। लेकिन 10% चाहिए, नियम है। ये नियम समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ आते हैं वापस से, विपक्षी दल की भूमिका क्या होती है। सवाल पूछना सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो सांसद होते हैं सरकार के अलावा, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है प्रश्न पूछना। वो कौन से सांसद, विपक्षी दल वाले सांसदों की भूमिका है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि विपक्षी दल प्रश्न पूछते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, गलत कानूनों को विरोध करते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते, जनता के साथ रहते हैं कि भाई हम आपके साथ में, सरकार आपके साथ गलत कर रही है। बहुत अहम भूमिका है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं।
कि सरकार ने नोटबंदी कर दी तो उससे ये नुकसान हुआ, सरकार ने ये जो फैसला लिया है नया वाला इससे ये नुकसान होगा, सरकार ये कानून ला रही है इसका ये नुकसान हुआ। उनकी कमियों को बाहर लाती है और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाती हैं। और जो वो नीतियाँ खुद, अब विपक्ष वाले भी अपनी नीति बनाते हैं कि हम आएंगे तो ये लेकर के आएंगे, हम ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे, हमें अगली बार वोट देकर हमें जिताइए, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। जन समर्थन जुटाने का प्रयास करती हैं। जितना अच्छा काम विपक्ष वाले करेंगे अगली बार उनके आने की संभावना बढ़ जाती है। विपक्ष वाले पक्ष को दबा देते हैं। कई बार बीजेपी ने 2009 के जब चुनाव के बाद से, जब 2009 से 2014 तक काफ़ी दबाव डाला था मनमोहन सिंह साहब के ऊपर और बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी बीजेपी, विपक्ष में होने के बावजूद भी बहुत पावर में थी वो। इसी वजह से जनता को लगा कि अब बीजेपी आना चाहिए। मोदी साहब का जैसे ही चेहरा आया बीजेपी वापस आ गई। कुछ समझ में आया? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते दोस्तों, सांसद की भूमिका की बात करते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना के अंतर्गत सांसद की क्या भूमिका होगी? सांसद की भूमिका क्या होगी? अभी हमने विपक्षी दल की भूमिका समझी, यहाँ सांसद की भूमिका समझते हैं। जन प्रतिनिधि के रूप में संसद नियंत्रण, निर्देशन और सूचित करने में, संसद का नियंत्रण करने, निर्देशन करने और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है। संसद को चलाने के लिए सांसद की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, हमको दोनों की सीटें तो पता ही ना। लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। इतनी सीटें होती हैं, सीट और सीट। अब ये सारे लोग आते हैं क्या? रोज नहीं आते, बहुत सारे लोग आते ही नहीं हैं। अब अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि संसद की कार्यवाही आगे बढ़ानी है, लोकसभा चलाना है, राज्यसभा चलाना है, तो क्या नियम? ये सांसद की भूमिका है, तभी तो नियम तभी चलेगा। सांसद आएंगे नहीं तो नियम क्या बना दिया कि 10% लोग उपस्थित होंगे तो ही कार्यवाही चलेगी, होंगे तो ही कार्यवाही चलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों गणपूर्ति, इसको बोलते हैं गणपूर्ति, या एक और नाम दिया जाता है कोरम। अगर 10% लोग टोटल सीटों का, जैसे लोकसभा का 10% निकालूंगा ना मैं, तो इसका 10% निकल के आता है 55 और इसका 10% निकल के आता है 25। लोकसभा में 55 लोग नहीं आए ना उस दिन, तो लोकसभा की कार्यवाही उसी दिन खत्म हो जाएगी। क्या आज तो नहीं, कल करेंगे। कल अगर 55 आए तो 55 लोग आए तो करेंगे, या 25 लोग आए तो करेंगे। तो लोकसभा की कार्यवाही या राज्यसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए, आगे संचालन करने के लिए सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो सांसद कैसे चलेगी? सांसदों को प्रश्न से सरकार को फीडबैक मिलता है। फीडबैक मतलब सलाह मिलती है कि क्या करना चाहिए। सांसदों के प्रश्न ही सरकार का ध्यान खींचते हैं कि हमारा ध्यान इस ओर भी होना चाहिए था। हमने ये योजना तो बना दी, लेकिन हमने ये सोचा नहीं कि इसका नुकसान ये भी हो सकता है। ये तो विपक्षी दल ने हमें बताया कि हमारा ध्यान उसको ओर केंद्रित किया। तो कई बार विपक्षी दल जनता के भले का काम भी कर देते हैं। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, हो सकता है उनको जनता ने इस बार नहीं चुना, लेकिन वो काम अच्छा कर सकते हैं। संसद की मंजूरी वित्त से संबंधित विधेयकों में, जितने भी वित्त से संबंधित, मतलब मनी बिल, देखिए क्या है, हमारे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, इनको सैलरी बांटनी होती है। हमारे देश में जितनी भी योजनाएं आती है ना, उनके लिए पैसे तो निकालने होते हैं। जब आपको पैसा निकालना है ना, पैसा कहाँ से निकालते हैं? आपको पता है कि हम लोग जितने भी टैक्स भरते हैं, हम लोग भरते हैं ना, टैक्स को हम लोग बोलते हैं राजस्व, कर। हम लोग कर अदायगी करते हैं ना, सब लोग कर देते हैं, ये टैक्स भरते हैं। आप कुछ भी चीज़ खरीद लो आप टैक्स भरेंगे, हर चीज़ में टैक्स जुड़ा होता है। हमारा जो कर होता है वो जाता कहाँ है? वो जाता है देश के खजाने में। इस खजाने का नाम क्या है? इस देश के खजाने का नाम है संचित निधि। संचित मतलब जमा निधि। संचित निधि में जमा होता है सारा धन। कौन सा? कर अदायगी का सारा धन संचित निधि में जमा होता है। अब इस संचित निधि से धन निकालना है, तो धन निकालने के लिए वित्त विधेयक लाना पड़ेगा। इसलिए संसद की मंजूरी वित्त विधेयक से संबंधित विधेयकों में, वित्त यानी जितने भी मनी बिल होंगे,
इससे पैसा निकालना है तो संसद ही निकाल पाएगी, अदरवाइज कोई निकाल नहीं सकता। संसद को पास करना पड़ेगा वो मनी बिल, धन विधेयक, तभी तो संचित निधि से जो हमारा पैसा है वो लेकर के आ सकती है। मतलब हमारा जो पैसा है वो इतना सुरक्षित है दोस्तों कि एक अकेला आदमी उसको निकाल नहीं सकता और इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको संसद इस्तेमाल कर सकती है। संसद में बिल पास करेगी ना, उसके बाद ही वो पैसा निकलेगा। तो कितना सिक्योर, कितना व्यवस्थित काम है यहाँ पर। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, सरकार को ऐसे फैसले से लेने से रोकती है जो जनता के खिलाफ है। विपक्ष वाले काम करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सब करते हैं, ये सारा काम संसद में होता है। यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे मुख्य आयाम है। अब यहाँ हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली संसद की भूमिका को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई दिमाग में कि संसद की भूमिका क्या है। बहुत अहम रोल होता है दोस्तों संसद का। एक आखिरी काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अगले लेक्चर में अगला अध्याय है हमारा, अध्याय नंबर 4, उस अध्याय नंबर 4 में हम लोग इसी को तो पढ़ने वाला है। संसद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश को शासन करने के लिए, शासित करने के लिए कानूनों का निर्माण, देश में अपराध कम करना। अपराध कम कैसे होंगे? कानून बनाएंगे तभी तो। लोगों को टैक्स लगाने के लिए सब कुछ कानून से होता है। तो कानूनों का निर्माण संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4 कानून की तो बात कर रहा है, कानून की समझ, अध्याय नंबर 4। तो हमने खाली इसको इतना सा दिया यहाँ पर कि यही, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिख दिया गया है कि अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों कि कानून का निर्माण कैसे होता है। बस ध्यान रखना है कि कानून का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। कोई भी कानून बनाना है तो लोकसभा में भी क्या होना चाहिए? वो पारित होना चाहिए। कोई भी कानून बनना है तो राज्यसभा में क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया कानून, तो वो कानून क्या समझा जाएगा? वो कानून पास समझा जाएगा और कानून बन गया। राष्ट्रपति जी ने किए साइन, कानून लागू देश में। तो इस तरह से कानून बनाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या समझा? इस वाले चैप्टर में हमने समझा संसद की भूमिका को समझा, और बहुत आसानी से संसद की भूमिका को हमने धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों से समझा। आशा करता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार ये ज़रूर कर ले कि दोबारा से वीडियो को देखें। हो सकता है कि आपको या पॉज करके आराम से समझे या नोट्स बनाए। कई बार क्या होता है, शब्दावलियाँ ऐसी इस्तेमाल होती है ना एक संविधान में कि आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक बार फिर दोबारा उसको रिपीट करेंगे ना तो दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये अपनी किताब सामने रखें, किताब से अलग शब्द मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए हैं, वही किताब के शब्दों को एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जा सकते हैं magnetbrains.com, हमारी वेबसाइट है, गूगल करिएगा। जैसे ही वेबसाइट पर घुसेंगे आपको मिलेगा ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर लिखा होगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर आप देखना सीबीएसई हिंदी मीडियम लिखा होगा। सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो रेड कलर में आ जाएगा, और जैसे क्लिक करोगे उसके अंदर आपको 12वीं 11वीं 8वीं 10वीं सब मिल जाएगा। 8th पे जैसे क्लिक किया वैसे ही 8th के टीचर आपको दिखाई देंगे। ये सारे टीचर आपको 8th क्लिक करने पर दिखाई देगा। क्लास 8 पे क्लिक किया और सारे टीचर सामने, विज्ञान, गणित, सामान्य, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सारे टीचर आपके सामने हैं। बस आपको देखना है रेड वाला लिखा ना वॉच नाउ, अभी देखें तो जैसे वॉच नाउ पे गए आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बस ये जो है ना आपका पाठ्यक्रम, परिचय, संसाधन, ये सारी चीज़ें जो लिखी है ना, ये चैप्टर वाइज अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए गए। तो वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपको क्या करना है? आपको बस देखना है कि ये जैसे आप क्लिक करोगे, मान लो पाठ्यक्रम परिचय पे क्लिक किया, ये खुल गया आपके सामने वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पर जाकर के नेक्स्ट वीडियो ट्राई कर लीजिए। वीडियो को बड़ा भी कर सकते हैं और आप अपने वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हो। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जा रही हैं, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।